जय हिंद दोस्तों, मैथमेटिकल में हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको उत्तराखंड प्री बोर्ड का मैथ्स का पेपर हल कराऊंगा। आज दोस्तों हम इसका चौथा पार्ट हल करेंगे। दोस्तों आज हम 20वां क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों 19वां क्वेश्चन ना हमारे सिलेबस से हट गया ये वाला, तो अब हम 20वां क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न 20 क्या है दोस्तों? सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले करते क्या है ना, पहले हम √3 को परिमेय संख्या मानेंगे और लास्ट में इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। चलिए दोस्तों इसका हल करते हैं। माना √3 एक परिमेय संख्या है। जहां P एवं Q दो पूर्णांक है। दो पूर्णांक है लेकिन Q हमारा जीरो नहीं होगा। लेकिन Q नॉट इक्वल टू क्या होगा? जीरो। ठीक हो गया। और इनका किनका दोस्तों? P एवं Q और इनका सारू गुणनखंड क्या होगा दोस्तों? एक होगा। सारू गुणनखंड एक होगा। दोस्तों सबसे पहले हमने क्या माना? माना √3 एक अपरिमेय संख्या है जहां P एवं Q दो पूर्णांक है लेकिन Q नॉट इक्वल टू जीरो होगा और इनका सारे गुणनखंड एक होगा। किनका दोस्तों? P एवं Q। ठीक है दोस्तों, हमने √3 को क्या माना दोस्तों? परिमेय संख्या। यानी √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? P/Q। दोस्तों परिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं और जिनका Q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। आप क्या करेंगे दोस्तों? इस √3 को Q से गुणा करेंगे, यानी √3 इंटू Q बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? P। अब दोस्तों वर्ग करेंगे हम दोनों वर्ग करने पर √3 का वर्ग क्या होता है दोस्तों? 3 होता है। और Q का वर्ग क्या होता है? Q² होता है। और P का वर्ग P²। अब बहुतों के मन में डाउट होगा कि √3 का वर्ग 3 कैसे हुआ। चलिए दोस्तों इसको बताता हूं। √3 का वर्ग, हाँ, ये रूट का मतलब क्या होता है दोस्तों? की घात 1/2, यानी किसकी घात? 3 की घात 1/2, यानी 3 की घात 1/2। इस पूरी की घात क्या हो जाएगी दोस्तों? 2 हो जाएगी। घातें आपस में गुणा हो जाती है। ठीक है, ये हो जाएगा 3 की घात 1/2 गुणा 2। 2 से 2 कटेगा, क्या बच गया? 3। तब आया दोस्तों 3। हुआ डाउट क्लियर दोस्तों? चलो ठीक है, इसको मानते हैं दोस्तों हम समीकरण 1। अब यहां देखो दोस्तों, यहां P² किससे, चलो देखो ऐसे समझिए, Q² इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? P²। 3 ये गुणा में 3 है तो यहाँ के बट्टा 3 हो जाता है। यहां देखो दोस्तों, P² किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है। यहां P² किससे विभाजित है दोस्तों? 3 से विभाजित है। यहाँ क्या है दोस्तों? P² 3 से विभाजित है। अब प्रमेय हम यूज करेंगे। प्रमेय सिंस प्रमेय 1.2 से, प्रमेय 1.2 से P भी किससे विभाजित होगा? 3 से विभाजित होगा। देयरफॉर P भी 2 से विभाजित होगा, सॉरी, P भी 3 से विभाजित होगा। 3 से विभाजित होगा। दोस्तों कौन सी प्रमेय से होगा? प्रमेय 1.2 से। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप क्या करेंगे दोस्तों? अब हम P की जगह कुछ मानेंगे। माना P इक्वल टू, माना मैंने P इक्वल टू माना 3R। 3R ही क्यों माना? क्योंकि हमने √3, क्योंकि हमको ये 3 की आवश्यकता है, इसलिए हमने 3R माना P इक्वल टू 3R। अब वर्ग करने पर दोस्तों, वर्ग करने पर
चलो दोस्तों वर्ग करते हैं इसका। पी का वर्ग पी स्क्वायर और 3 का वर्ग 9, आर का वर्ग आर स्क्वायर। आप क्या करेंगे दोस्तों, पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में देंगे। पी स्क्वायर का मान, पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने को। चलिए दोस्तों इसको रखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या हमारी दोस्तों, 3 इंटू क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर की जगह क्या रखना हमने, 9 आर स्क्वायर, 9 आर स्क्वायर। अभी 3 तिया 9, तो दोस्तों क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया हमारा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया हमारा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 3 आर स्क्वायर। ये हो जाएगी दोस्तों हमारी समीकरण 2 हो जाएगी। यहां दोस्तों क्यू स्क्वायर किसी विभाजित है 3 से, यानी ऐसा लिख लो, क्यू स्क्वायर बराबर बट्टी ये 3 गुणा वाली चीज 3 आ जाएगी, बराबर क्या आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहां देखो, यहां क्यू स्क्वायर किसी विभाजित दोस्तों, यहां क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है। यहां क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए प्रमेय 1.2 से क्या होगा दोस्तों, ये क्यू भी 3 से विभाजित होगा, क्यू भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब देखो दोस्तों, समीकरण 1 और 2 में पी स्क्वायर किससे 3 से विभाजित है, तो पी भी किससे विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है। और समीकरण 2 में यहाँ क्यू स्क्वायर किससे विभाजित 3 से, तो क्यू भी किससे होगा, 3 से विभाजित होगा। तो दोस्तों हम बोलेंगे कि समीकरण 1 और 2 में पी और क्यू किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है। दोस्तों आप फाइनल आंसर लिखते हैं, समीकरण 1 एवं 2 में पी एवं क्यू समीकरण 1 एवं 2 में पी एवं क्यू 3 से विभाजित है। लेकिन हमने इनका किनका, पी एवं क्यू, इनका सारू गुणनखंड एक मान रखा था स्टार्टिंग में, लेकिन हमने इनका सारू गुणनखंड एक मान रखा था, और ये किसी विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है। अतः हमारी कल्पना, अतः ये विरोधाभास है, ये कंडीशन, ये विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है दोस्तों, हमने क्या मान रखा था, हमने P एवं Q का सार्वगुणनखंड एक मान रखा था, लेकिन P एवं Q किससे विभाजित हो रहा है दोस्तों, 3 से विभाजित हो रहा है। अतः ये दोनों क्या कॉन्ट्राडिक्ट है, यानी विरोधाभास है, ऐसा हो नहीं सकता भाई। इसलिए √3, इसलिए अच्छी लिखते हैं, अतः ये विरोधाभास है और हमारी कल्पना गलत है, और हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है।
दोस्तों ये हो जाएगा हमारा प्रूफ। चलिए दोस्तों अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न नंबर 21 को हल कराऊंगा। प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, यदि बिंदु ए 6,1, बी 8,2, सी 9,4 और डी P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमने P का मान ज्ञात करना है, क्वेश्चन हमारे पास है। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों एक समांतर चतुर्भुज है और इसके निर्देशांक यानी इसके वर्टेक्स यानी ए बी सी डी, इसके निर्देशांक को दे रखे 6,1, 8,2 और 9,4 और P,3। और दोस्तों हमने इन निर्देशांकों की हेल्प से P का मान निकालना है। दोस्तों समांतर चतुर्भुज में एक प्रॉपर्टीज होती है हमारी, जो इसके विकर्ण होते हैं ना दोस्तों, इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। ये विकर्ण हमारे आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट माने दो बराबर भागों में समद्विभाजित करते हैं। यानी एक हमारा क्या होगा, पॉइंट मान ले हमारा के हो गया, यानी इस पॉइंट में ये किसके बराबर होगा, इसके, और ये बराबर किसका होगा, इसके। यानी दोस्तों समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं ना, इसके डायगोनल होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। तो हमें इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हमें P का मान निकालना है। देखो दोस्तों BD का मध्य बिंदु क्या आ रहा है हमारा, K आ रहा है, और AC का मध्य बिंदु क्या है, K। यानी दोनों विकोणों का मध्य बिंदु क्या हमारा, K, यानी एक ही बिंदु आ रहा है। सिंस BD विकर्ण BD, सिंस विकर्ण BD और विकर्ण AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट क्या हमारा, K। सिंस विकर्ण BD का मध्य बिंदु और AC का मध्य बिंदु एक ही बिंदु है, जो कि हमारा पॉइंट K है। ठीक है दोस्तों, आप देखो दोस्तों आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए मध्य बिंदु के निर्देशांक हम कैसे ज्ञात करते हैं। यानी क्या हो जाएगा ना दोस्तों, BD के मध्य बिंदु किसके बराबर देंगे, AC के मध्य बिंदु के बराबर देंगे। देयरफॉर BD के मध्य बिंदु किसके बराबर देंगे दोस्तों, AC के मध्य बिंदु। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक हम कैसे निकालते हैं। दोस्तों मध्य बिंदु का सूत्र आपको पता होना चाहिए क्या होता है। दोस्तों क्वेश्चन पे बताता हूँ। हाँ, BD के मध्य बिंदु यानी हमने BD के मध्य बिंदु के निकालने पहले। B के निर्देशांक क्या हमारे, B के निर्देशांक है दोस्तों 8,2 एवं D के निर्देशांक क्या हमारे P,3। अब इसी तरह देखते हैं दोस्तों A के निर्देशांक क्या हमारे 6,1 और C के निर्देशांक क्या है A, और C के निर्देशांक यानी इसको C बनाते हैं, C के निर्देशांक क्या है दोस्तों हमारे 9,4। दोस्तों मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के फॉर्मूला क्या होता है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला दोस्तों ये होता है हमारे पास x1 प्लस x2 बट्टे 2 y1 प्लस y2 बट्टे 2। दोस्तों ये होता है हमारा मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला। अब यहां लगाते हैं दोस्तों मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बट्टे 2 y1 प्लस y2 बट्टे 2। दोस्तों ये फॉर्मूला हमारे पास है। दोस्तों ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ भी लगाएंगे इसी मध्य बिंदु का फॉर्मूला x1 प्लस x2 बट्टे 2 y1 प्लस y2 बट्टे 2। दोस्तों इस फॉर्मूले की हेल्प से हम P निकाल सकते हैं। अब देखो दोस्तों x1 क्या है यहाँ दोस्तों 8 प्लस x2 क्या है हमारा P, 8 प्लस P बट्टे 2 y1 क्या है दोस्तों y1 2 प्लस y2 क्या है 3, 2 प्लस 3 बट्टे 2 हो गया। यहाँ ऐसे करो
x1 प्लस x2, x1 कितना 6 प्लस x2 क्या है दोस्तों 9 पूरी का बट्टी 2, y1 क्या है दोस्तों 1 प्लस y2 क्या है 4 बट्टे 2, 8 प्लस p, 8 प्लस p बट्टे क्या हो जाएगा हमारा 2। अब इसको हल करके क्या आएगा दोस्तों, 3 में 2 जोड़ा, 2 में 3 जोड़ क्या होता है 5 बट्टे 2, इस साइड निकल गया। अब देखो 9 6 15 यानी 15 बट्टे 2 कॉमा 4 1 5 बट्टे 2। दोस्तों यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। अब आगे देखते हैं। देखो दोस्तों अब यहां हम करेंगे तुलना करेंगे, कंपेरिजन करेंगे किस चीज का, इस x1 इस x की वैल्यू की तुलना इस x के साथ करेंगे, इस y की वैल्यू की तुलना इस y की वैल्यू के साथ करेंगे। दोस्तों हमें क्वेश्चन में p का मान निकालना है। p का मान ये है दोस्तों, इस x की तुलना इस x से करनी पड़ेगी, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, तुलना करने पर किसकी तुलना किससे करेंगे, यानी 8 प्लस पी की तुलना 8 प्लस पी बट्टे 2 की तुलना किससे करेंगे 15 बट्टे 2 से। दोस्तों ये तुलना करने पर, हाँ अब देखो दोस्तों दोनों बराबर के, ये बराबर की साइड है, ये बराबर की साइड है, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा हमारा 8 प्लस पी बराबर क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 15 माइनस 8, घटाओ दोस्तों 15 में से 8 घटा क्या आता है 7, यानी P का मान क्या आ जाएगा हमारा 7। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। दोस्तों हमने निकालना क्या है, P का मान निकालना, जो हमारा निकल गया दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हमने क्या करा, हमने सबसे पहले समांतर चतुर्भुज लिया, उसमें हमने क्या निर्देशांक यानी वर्टेक्स हमने लिख लिए। फिर देखो दोस्तों एक प्रॉपर्टीज होती है समांतर चतुर्भुज की, वो क्या होती है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज होता क्या है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं ना, जो डायगोनल होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी बराबर भागों में समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में समद्विभाजित करता है, यानी ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। और विकर्ण BD और विकर्ण AC का मध्य बिंदु एक ही पॉइंट होता है, यानी AC और विकर्ण AC और विकर्ण BD का मध्य बिंदु एक ही पॉइंट में होता है, ये हमको पता है। अगर एक ही पॉइंट में होगा ना दोस्तों, तो BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक किसके बराबर हो जाएंगे, AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक के बराबर हो जाएंगे। सिंस हमें पता है दोस्तों मध्य बिंदु के निर्देशांक हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं, हम इस सूत्र से निकालते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है हमारा x1 प्लस x2 बट्टे 2 y1 प्लस y2 बट्टे 2, इसकी हेल्प से हम P का मान इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। तो अब मैं आपको प्रश्न नंबर 22वां हल कराऊंगा। प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि भिन्न होती क्या है। दोस्तों भिन्न हम उन्हें कहते हैं जिन्हें हम x बट्टे वाई, यानी जिन्हें हम अंश बट्टे हर के रूप में, अंश बट्टे हर के रूप में लिख सके, उन्हें हम भिन्न कहते हैं। देखो दोस्तों भिन्न में हमें क्या चाहिए होता है, एक अंश चाहिए होता है, एक हर चाहिए होता है। दोस्तों हमें पहले वो मानना पड़ेगा। हमने क्या ज्ञात करना है दोस्तों, क्वेश्चन में हमें भिन्न ज्ञात करनी है ना दोस्तों। हमें भिन्न ज्ञात करनी मतलब हमें भिन्न का अंश और हर हमने ज्ञात करना है। जो चीज हमने ज्ञात करना होता है ना दोस्तों, उससे पहले हम मान लेते हैं। माना भिन्न का अंश x हो गया और भिन्न का हर हो गया y, इसलिए भिन्न हमारी क्या होगी x बट्टे y। अब चलते हैं प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्या बोलता है प्रश्न, ये बोल रहा है दोस्तों हमें, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, यानी पहले हमारे पास कोई भिन्न है x बट्टे y, फिर कह रहा है अंश और हर में 2 जोड़ दिया, यानी अंश में हम 2 जोड़ेंगे और हर में भी क्या कह रहा है वो 2 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न क्या हो जाती है, तो भिन्न हो जाती है हमारी 9/11 हो जाती है, 9/11 हो जाती है। दोस्तों ये होगी हमारा पहला पार्ट, यानी पहला कंडीशन से ये निकल गया हमारा। देखो दोस्तों इसको हम हल कैसे करेंगे। दोस्तों एक ही उपाय हमारे पास है, वर्ज गुणा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इसको हल कर सकते हैं। पहले इस वाली वैल्यू को इससे करेंगे, फिर इस वाली वैल्यू को इससे करेंगे। ठीक है दोस्तों, 11 गुणा x क्या होता है 11x प्लस 11 दूनी 2, 11 दूनी क्या होता है 22 बराबर 9 गुणा y 9y प्लस 9 दूनी 18। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम 11x ही है तो 9y को इक्वल के साइड आएंगे, यानी 11x
माइनस 9y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ बचा 18, ये प्लस 22 इक्वल के साइड आएगा तो क्या होगा -22। तो हमारी समीकरण क्या बनेगी 11x माइनस 9y बराबर हो जाएगा 18 में से 22 घटा के आता है -7 आता है। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा समीकरण। अब बहुतों के मन में डाउट होगा ये कैसे आया। देखो दोस्तों, पहले प्लस माइनस क्या होगा, माइनस से नहीं घटाएंगे, 22 में से 18 घटाएंगे ना होता है 4 होता है, लेकिन यहाँ साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा प्लस का लगेगा, ये आपको डाउट होगा। देखो दोस्तों, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, साइन लगाने के लिए हम बड़ा 18 और 22 में सबसे बड़ा अंक क्या 22, 22 के आगे गया माइनस, तब लगाएगा माइनस। दोस्तों ये होगी समीकरण 1 पहली शर्त से। अब दोस्तों हमसे दूसरी शर्त क्या बोल रहा है, ये आपको मैं अभी बताता हूं। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। यानी किसी भिन्न के ना, यानी भिन्न हमने क्या मानी x/y, किसी भिन्न के अंश में भी 3 जोड़ दिया जाए और उसके हर में यानी हर y में भी 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाती है हमारी 5/6 हो जाती है। ये क्वेश्चन हमको साफ साफ बोल रहे हैं। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी वर्ज गुणा करेंगे, लेकिन इससे ये गुणा नहीं होता है। क्यों नहीं होता दोस्तों, क्योंकि ये इक्वल की सेट है और इक्वल की सेट है, तब नहीं होता है। अब देखो दोस्तों, 6 को इससे गुणा करेंगे x + 3 को, 6 गुणा x 6x प्लस 6 गुणा 3 6 3 18 बराबर 5 गुणा y 5y प्लस 5 3 15, ठीक है। आप क्या करेंगे दोस्तों, 6x ये 5y को इक्वल की साइड आएंगे तो क्या होगा -5y बराबर 15, ये 18 इक्वल की साइड आएगा तो -18, 6x - 5y बराबर हो जाएगा 15 में से 18 घटाए क्या होगा दोस्तों -3 हो जाएगा। कैसे होगा दोस्तों, ये भी आपको मैं बताऊंगा। देखो दोस्तों, प्लस माइनस माइनस होता है, घटेगा, 18 में से 15 घटाया 3 और माइनस लगेगा प्लस लगेगा, ये आपको डाउट होगा। देखो दोस्तों, इन दोनों बड़ा अंक क्या है 15 और 18 में 18 क्या गया माइनस, तब माइनस लगाए। अब दोस्तों हम समीकरण 1 और 2 से एक्स तथा वाई का मान निकालेंगे। चलिए दोस्तों इस दोनों समीकरणों को हल करते हैं। दोस्तों अब हम इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करके एक्स तथा वाई का मान निकालेंगे। यहाँ देखो दोस्तों, विलोपन विधि में हम करते क्या है ना दोस्तों, एक्स तथा वाई कोई भी एक चर लेते हैं और उसके गुणांक हम समीकरण 1 और 2 में बराबर करते हैं। जैसे मैंने एक चर ले लिया एक्स का गुणांक समीकरण 1 में क्या है दोस्तों 11, लेकिन समीकरण 2 में क्या है एक्स का गुणांक 6। यानी दोस्तों हमने किसी भी चर के गुणांक को हमने इक्वल करना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ चर का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक 11 और इसे चर का गुणांक 6, यानी इन दोनों को मैं इक्वल करता है। इसके लिए मैंने करना क्या पड़ेगा ना दोस्तों, समीकरण 1 में तो 11x है, यानी इसको मैंने 6 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 11 से 66 हो जाएगा। और समीकरण 2 को क्या करना पड़ेगा 11 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 11 से 66, यानी 66x से 66x कट जाएगा घटाने पर। अब मैं क्या करूंगा ना दोस्तों, समीकरण 1 को किससे गुणा करूंगा 6 से, और समीकरण 2 को किससे करूंगा 11 से, ठीक है दोस्तों। अब समीकरण 1 को जब मैं करता हूं 11 से, तो 11 6 इस 6 का गुणा यहां भी होगा, यहां भी होगा, यानी चल दिख देता हूं दोस्तों, समीकरण 1 को 6 से तथा समीकरण 2 को 11 से गुणा करने पर, चलिए दोस्तों गुणा करते हैं। पूरे समीकरण को मैंने 6 से गुणा करना है, यानी 11 से 66x माइनस 6 गुणा 9 6 9 54, यानी 54y बराबर 6 चौको 24 माइनस 24। दोस्तों ये हो जाएगी हमारी समीकरण 3 हो जाएगी, नई समीकरण बन गई। अब मैंने समीकरण 2 को मैंने किसी करना है 11 से गुणा, 11 से 66x माइनस 11 बचे 55, यानी 55y बराबर क्या हो जाएगी 11 33, यानी माइनस 33 हो जाएगा। ये समीकरण हो जाएगी 4 हो जाएगी। दोस्तों मैंने समीकरण 4 माइनस समीकरण 3 माइनस 4 करना है, नहीं घटाने पर, यानी समीकरण 3 में से 4 घटाना है, घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का अपोजिट साइन हो जाएगा प्लस, माइनस का अपोजिट साइन प्लस हो जाएगा। 66x से 66x क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0। अब देखो दोस्तों, हमने -54y में से प्लस 55y करना है, यानी -54 प्लस 55y क्या होता है दोस्तों प्लस y हो जाएगा।
ये हो जाएगा हमारा प्लस वाई बराबर हो जाएगा -24 प्लस 33 क्या हो जाएगा, -24 प्लस 33 क्या होता है, 24 6 30 यानी 9। ये देखो ना दोस्तों, मैंने करना -24 प्लस 33 करना है। क्या होता है दोस्तों, 33 में माइनस प्लस माइनस वो घटेगा, 33 में 24 घटेगा होता है दोस्तों, 24 से 30 यानी 9 आ जाएगा, यानी 9 आएगा। लेकिन साइन किसका लगेगा, प्लस का लगेगा माइनस का लगेगा। देखो दोस्तों 24 और 33 में सबसे बड़ा अंक 33 है, 33 का क्या साइन है, प्लस, यानी +9 होगा, इसलिए 9 हो गया। तो दोस्तों 0 में y जोड़ने क्या आएगा, y बराबर क्या आ गया हमारा 9 आ गया। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, मैं रखता हूँ y का मान समीकरण 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर चलो दोस्तों रखो 11 गुणा x माइनस 9 गुणा y कितना 9 बराबर -4। आप देखो दोस्तों 11x 9 9 81 बराबर हो जाएगा -4। तो 11x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों -4, ये -81 कुल किससे हटाएगा तो क्या +81। आप देखो दोस्तों माइनस प्लस माइनस घटेगा, 81 में 4 घटा के होता है 77, 77 ही होता है दोस्तों 77। अब माइनस का लगे साइन है, प्लस का लगे, देखो दोस्तों इन दोनों बड़ा अंक क्या है 81, 81 के आगे क्या साइन है प्लस, यानी प्लस लग गया। 11 x बराबर क्या हो जाएगा 77। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 77, ये गुणा में है दोस्तों 11, तो यहाँ के क्या होगा बट्टी में हो जाएगा, 11 7 77। x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों हमारी 7 आ गई। भाई दोस्तों आप देखो दोस्तों हमें क्या चाहिए, भिन्न में x और y चाहिए, इसलिए भिन्न का अंश क्या मान रखा था दोस्तों, मैंने x मान रखा, भिन्न का अंश बराबर मैंने x मान रखा था, x की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई, और भिन्न का हर क्या मान रखा था दोस्तों, मैंने y मान रखा था, y की वैल्यू क्या निकल गई 9 निकल गई बराबर 9। इसलिए भिन्न क्या हो गई दोस्तों हमारी, भिन्न क्या हो गई थी, इसलिए भिन्न हो जाएगी दोस्तों हमारी x बट्टे वाई, x की वैल्यू क्या हमारी 7 और y की 9, इसलिए फाइनल भिन्न जो बनेगी हमारी 7 बट्टे 9 बनेगी। दोस्तों यही भिन्न हमने ज्ञात करनी थी दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आप बहुत के मन में डाउट होगा कि यार ये आंसर मेरा सही है गलत है, ये भी आपको मैं चेक करके बता रहा हूँ। दोस्तों आप ऐसा करो, इस x तथा इस x और y का मान किसी भी समीकरण में रख दो और वो समीकरण सेटिस्फाई होनी चाहिए। मैंने समीकरण मान ली 1, अब हम रखते हैं x तथा y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। 11x माइनस 9y बराबर -4। x कितना निकला था दोस्तों 7 निकला था, 11 गुणा 7 माइनस 9 गुणा y कितना 9 निकला था, बराबर हमारा -7 आना चाहिए। 11 7 77 माइनस 9 9 81। अब देखो दोस्तों प्लस माइनस माइनस यानी कटेगा, यानी 81 में से 77 घटा के आता है, 81 में से 77 घटा के हमारा आता है कितना आता है बताओ 4 आता है। अब प्लस माइनस इसके आगे प्लस है दोस्तों, इन दोनों बड़ा अंक कौन है 81 देखते हैं, सॉरी इन दोनों बड़ा अंक कौन है 77 और 81 में 81, 81 का क्या सुनने 81 के आगे क्या साइन है माइनस है, तो -4 बराबर -4, यानी दोस्तों ये हमारा सेटिस्फाई हो गया, अतः हमारा ये आंसर सही है। दोस्तों अक्सर पेपर में ना हमें बहुत से क्वेश्चन हल करने होते हैं और हमें डाउट होता है कि यार हमारा आंसर सही है गलत है, दोस्तों हम इस मेथड से आंसर चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न नंबर 23वां हल कराऊंगा। प्रश्न हमारे पास है, एक ठोस एक बेलन पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है तथा बेलन व शंकु की ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों अब मैं इसका सॉल्यूशन कराता हूं। दोस्तों एक ठोस एक बेलन पर एक शंकु खड़ा है, यानी दोस्तों एक बेलन है, बेलन के ऊपर क्या हमारा एक शंकु है। दोस्तों इन दोनों के मिला के क्या बनना हमारा एक ठोस बनेगा। दोस्तों हमने इस ठोस का आयतन निकालना है, यानी ठोस के अंदर क्या है दोस्तों, एक है हमारा बेलन एक है हमारा शंकु, इन दोनों से मिलकर क्या बनना हमारा एक ठोस बनता है, उसका आयतन हमने निकालना है। यानी हमने किसका आयतन निकालना है, हमने निकाला बेलन प्लस शंकु का आयतन निकालना है, ये हमसे बोल रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों, हम डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम डायग्राम बनाएंगे, एक बेलन बना दिया, उसके ऊपर हमारा एक शंकु है, बेलन का व्यास और शंकु का व्यास हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर उसने दे रखा है। अगर व्यास 7 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी
त्रिज्या होती है, यानी 7/2 हो जाएगी। और बेलन और शंकु की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे हमको क्या दीर्घ है। बेलन का व्यास दीर्घ 7 सेंटीमीटर, तो बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। सिंस शंकु का व्यास दीर्घ 7 सेंटीमीटर, तो शंकु की त्रिज्या हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई दीर्घ 10 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई दीर्घ 6 सेंटीमीटर। दोस्तों ये आपको आना चाहिए, हमको क्या दीर्घ है और क्या निकालना, ये आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों अब हम इसका फाइनल आंसर करते हैं। हमको क्या निकालना है दोस्तों, ठोस का आयतन पूछ रहा है ना हमसे, तो सिंस इसलिए ठोस का आयतन, इसलिए ठोस का आयतन देखो दोस्तों, ठोस माने दोस्तों इन दोनों को मिला के जो बन रहा हमारा वो ठोस हो जाएगा। ठोस के अंदर क्या आ रहा है दोस्तों, एक आ रहा है हमारा शंकु प्लस बेलन, यानी दोस्तों इन दोनों का आयतन हमने निकालना पड़ेगा। ठोस का आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों, शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन। दोस्तों आप लिखो पहले बेलन का आयतन लिखो या शंकु का आयतन, बात एक ही होती है दोस्तों। इन दोनों से मिलकर क्या बन रहा है हमारा ठोस बन रहा है। दोस्तों आपको शंकु का आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच। अब दोस्तों इन सभी का मान हम यहां से रखते हैं। देखो दोस्तों 1/3 वैसे उतारेंगे, पाई का मान क्या रखेंगे दोस्तों हम 22/7। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमसे उसने जब तक नहीं बोले ना वो 3.14 रखो, तब तक हम नहीं रखेंगे। पाई का मान हम रखेंगे 22/7। और यहाँ शंकु, शंकु में पूछ रहा है शंकु का रेडियस यानी त्रिज्या क्या है, शंकु की त्रिज्या यहाँ देखो दोस्तों 7/2, ये 7/2 को हमने 2 बार लिखना पड़ेगा, 7/2 गुणा 7/2। अब गुणा एच, शंकु की हाइट, हाइट क्या है 6 सेंटीमीटर। शंकु की, ये देखो शंकु की ऊंचाई क्या है 6 सेंटीमीटर प्लस पाई का मान क्या रखे दोस्तों 22/7 गुणा। अब देखो बेलन का त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या क्या है दोस्तों, बेलन की त्रिज्या हमने 7/2 निकाल रखी है, यानी इसको 7/2 को 2 बार लिखो 7/2 गुणा बेलन की ऊंचाई क्या है दोस्तों 10 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इसको हम हल करते हैं। बेलन पाई का मान 22/7 रखा गुणा आर है, बेलन की त्रिज्या क्या है हमारी, यहाँ देखो 7/2, 7/2 को 2 बार लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर है गुणा 10। अब दोस्तों इसका सॉल्यूशन यानी कैलकुलेशन करते हैं। अब देखो कुछ कट रहा है दोस्तों, हाँ ये 7 से ये 7 कट गया, ये 3 से 3 दूनी 6 2 बार कट गया, 2 से 22 कितनी बार कटा है 2 11 22, और ये 2 से ये 2 कट गया। अब हमारे क्या बचा दोस्तों, a गुणा 11 गुणा 7, यहाँ बचा a गुणा 11 गुणा 7, ये लिख लिया। अब प्लस, अब यहाँ देखो दोस्तों इस 7 से ये 7 कट गया, ठीक हो गया। ये 2 से 11, 2 से 22 कट गया, 2 11 22 ये कट गया, 2 पंचे 10 5 ये कट गया। यहाँ क्या बचा हमारा 11 गुणा 7 गुणा 5 बचा। अब दोस्तों हमने इसको सॉल्व करना है। दोस्तों 2 तरीके इसको सॉल्व करनी है, या तो गुणा करो इन तीनों को फिर लिखो, या इन तीनों गुणा करो लिखो। अब देखो दोस्तों इन दोनों में शॉर्ट मेथड आपको बताता हूँ। इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, 11 गुणा 7 है, यहाँ भी 11 गुणा 7 है। जो चीज कॉमन होती है उससे हम बाहर लाते हैं, 11 गुणा 7 हम बाहर लाए। दोस्तों यहाँ क्या बचा 1 बचा, प्लस यहाँ क्या बचा 5 बचा, तो 11 7 77 गुणा 1 में 5 जोड़ा क्या होता है 6, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 7 6 7 42 की 2 हासिल हो गई 4, 6 7 42 और 4 46। आयतन किसमें होता है दोस्तों, आयतन हमारा सेंटीमीटर क्यूब में होता है। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर। या दोस्तों आप यहां भी कॉमन ले सकते हो, हाँ आप ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों। इन दोनों में कॉमन क्या हमारा, क्योंकि रेडियस दोनों की बराबर है ना दोस्तों, तो क्या कॉमन आ रहा है हमारा, एक तो आ रहा है पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, पाई आर स्क्वायर आएगा, ऐसे नहीं आएगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर कॉमन आया तो अंदर क्या बचा यहाँ 1/3 गुणा एच बचा, और यहाँ क्या बचा एच बचा। दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको उचित लगे वैसे आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न नंबर 24 हल कराऊंगा। प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों अब मैं इसका सॉल्यूशन कराता हूँ। दोस्तों पहला कह रहे हैं हमसे 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, यानी दोस्तों एक लाइट हाउस बनाते हैं जिसकी ऊंचाई क्या है 75 मीटर। यानी दोस्तों ये हमारी लाइट हाउस है, इसकी ऊंचाई क्या है 75 मीटर है। दोस्तों यहां से हम देख रहे हैं, यहां से हम देख रहे हैं, यहां से हम देख रहे हैं दोस्तों क्या बोल रहा है, शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों की अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यानी दोस्तों इस शिखर से देख रहे हैं ना, इस शिखर से देखने पर दो जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री, यानी 30 डिग्री है दोस्तों ये। दोस्तों इसका लाइट हाउस का बेस भी तो होगा ना दोस्तों, आधार भी तो होगा ना, यानी किसी जमीन पे तो होगी ना लाइट हाउस। माना इस जमीन पे ये जमीन होगी दोस्तों हमारे यहाँ। कितना बन रहा है अनुमान कोण बन रहा है हमारा 30 डिग्री बन रहा है। यानी किसी लाइट हाउस के शिखर से देखने पर किसी लाइट हाउस के शिखर से देखने पर अनुमान कोण क्या बन रहा है हमारा 30 डिग्री बन रहा है। एक जहाज यहाँ के दोस्तों ये देखो, ये हमारा क्या जेड बन रहा है, यानी ये हमारा बन रहा है एकांतर कोण, यानी ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है। ये होगा हमारा 30 डिग्री, ये भी हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि ये बन रहा है हमारा ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है। ठीक हो गया, ये हो गया। अब दूसरा कोण कितना बन रहा है? दूसरा कोण बन रहा है दोस्तों 45 डिग्री बन रहा है। यानी इस लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दूसरा कोण कितना बन रहा है हमारा 45 डिग्री बन रहा है। यानी दूसरा कोण इस जहाज का बन रहा है हमारा 45, यानी ये वाला एंगल कितना बन रहा है हमारा 45 डिग्री बन रहा है। आया समझ लो दोस्तों, कुछ टफ नहीं है। ये भी देखो दोस्तों, यहाँ भी जेड शेप बन रहा है ना, ये भी हमारा क्या होगा एकांतर कोण या ऑल्टरनेट एंगल, यानी ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। आया समझ लो दोस्तों, यानी इन दोनों जहाज, एक जहाज यहाँ पहुंचा है, एक जहाज यहाँ पहुंचा है, यानी इन दोनों जहाज के बीच की दूरी हमने ज्ञात कर ली, यानी हम इसको मान लेते हैं एक्स, यानी एक्स का मान ज्ञात हमने करना है। ठीक हो गया दोस्तों, ये हमको ऊंचाई दे रखी है और इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमने ज्ञात करनी है। तो इसको हम मान लेते हैं दोस्तों, इसकी भी कुछ दूरी होगी, इसको मान लेता हूँ वायु मान लेते हैं। आया समझो दोस्तों, फिगर समझ लो दोस्तों ध्यान से, तो क्वेश्चन इजीली बन जाता है। आप जाते हैं दोस्तों हम सीधे, इसको मान लेते हैं हम ए, ये बी, ये सी, ये हमारा डी हो गया। अब जाते हैं दोस्तों अब हम किस त्रिभुज में जाएंगे? त्रिभुज ए बी सी में जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी, दोस्तों ए बी सी में हम गए। ए बी कितना देखा हमको? ए बी और बी सी, ए बी अपॉन बी सी बराबर ए बी बट्टी बी सी क्या है दोस्तों? लंब बट्टी आधार क्या होता है दोस्तों हमारा? लंब बट्टी आधार हमेशा होता है टेन थीटा, यानी टेन हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। आया समझो दोस्तों, ए बी कितना देगा 75 बट्टे बी सी क्या है हमारा वाई है, तो वाई बराबर 10 45 का मान क्या होता है दोस्तों? एक होता है 10 45 का मान। आप देखो, हाँ तो अब बस गुणा कर लो, 10 45 का मान एक होता है, एक बट्टे एक ही होता है। यहाँ बस गुणा कर लेंगे, 75 गुणा 1 75, वाई गुणा 1 वाई, यानी वाई का मान क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा 75 आ गया। ठीक है दोस्तों, वाई हमारा कितने निकल गया हमारे यहाँ 75 निकल गया। लेकिन दोस्तों हमने निकालना क्या? हमने इस एक्स निकालना, इस एक्स का मान निकालना, यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे ना, अब हम जाएंगे पूरे त्रिभुज ए बी डी में जाएंगे, यानी पूरा त्रिभुज ए बी डी में। दोस्तों हम जाएंगे पूरा त्रिभुज ए बी डी में। यहाँ देखो ए बी बट्टे बी डी, ए बी बट्टे बी डी होता क्या है दोस्तों? लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार क्या होता है? 10 थीटा होता है। 10 थीटा क्या है दोस्तों? यहाँ 30 डिग्री है, लेकिन यहाँ थीटा क्या था 45 डिग्री। ए बी का मान है 75 बट्टे बी डी, सॉरी यहाँ बी सी नहीं करेंगे ना, पूरा त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारा ए बी बट्टे बी डी। बी डी में कितने भाग हैं? बी सी प्लस सी डी, यानी बी डी किससे मिलकर बन रहा है? बी सी प्लस सी डी, यानी बी सी
प्लस सी डी से मिलकर बन रहा है बी डी बराबर 10 30 का मान क्या होता है दोस्तों 1/√3 होता है 75। अब देखो दोस्तों बी डी की वैल्यू क्या है वाई, वाई का मान क्या निकाला 75, सीधे रख दो 75 प्लस, और सी डी क्या है हमने निकाला एक्स बराबर 1/√3। यहां तक दोस्तों कुछ परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अब इसको हमने हल करना है। दोस्तों यहाँ भी हम क्या करेंगे बस गुणा करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 75 गुणा √3 क्या होता है 75√3 बराबर किसी भी नंबर को 1 से गुणा करेंगे तो वही नंबर आता है यानी 75 प्लस एक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों इस 75√3 ये और 75 यानी 75 को इक्वल स्टार लाएंगे यानी 75√3 माइनस 75 बराबर एक्स। ठीक है दोस्तों, आप देखो दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसको यहाँ कर लेते हैं। हमारा क्या आ गया 75√3 माइनस 75 बराबर क्या है हमारा एक्स। देखो दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है 75 है, जो चीज़ कॉमन होती है उससे हम बाहर आते हैं यानी 75 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा √3 माइनस 1 बराबर एक्स, यानी एक्स का मान इतना निकल गया। देयरफॉर एक्स से बराबर क्या हो जाएगा हमारा 75√3 माइनस 1 मीटर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी हमने एक्स का मान निकालना है। यानी दोस्तों इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी एक्स से क्या हो जाएगा हमारा 75√3 माइनस 1 मीटर हो जाएगा। दोस्तों ये था इसका सॉल्यूशन। दोस्तों सबसे पहले हमने करना क्या होगा दोस्तों, हमने पहले इसका डायग्राम इसका फिगर अच्छे से समझना होगा, अच्छे से बनाना होगा। सीधे फिगर से बन जा रहा है हमारा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न 24 का अथवा वाला पार्ट हल कराऊंगा। प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन मैं आपको कराता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन में हमसे साफ साफ बोल रहा है कि एक मीनार है एक भवन है, यानी दोस्तों मैंने एक बना दी मीनार, मैंने मीनार, और भवन भी उसके आसपास ही होगा, यानी हो गया हमारा भवन हो गया। देखो दोस्तों मीनार और भवन किसी जमीन में तो खड़ी होंगी ना, हवा में तो होंगी नहीं, यानी मीनार और भवन किसी जमीन पे ही खड़ी है। फिर बोल रहा है दोस्तों क्वेश्चन में, यदि एक मीनार के 5 बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी ये मीनार के 5 बिंदु यानी मीनार का जो बॉटम वाला पॉइंट है उससे भवन का शिखर ये इन दोनों का उन्नयन कोण कितना है दोस्तों, ये हमारा 30 डिग्री दे दिया है। और भवन के 5 बिंदु, ये भवन का 5 बिंदु यानी इसका जो बेस का पॉइंट होगा ना दोस्तों, 5 बिंदु से मीनार के शिखर यानी मीनार का शिखर का उन्नयन कोण क्या हमारा दोस्तों कितना है 60 डिग्री कह रहे हैं। यदि मीनार, ये हमने मीनार मान रखी थी, मीनार होगी दोस्तों, यदि मीनार दे रखी हमको 50 मीटर, यदि मीनार है 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हमने इसकी ऊंचाई ये निकाली। ये कह रहा है हमसे फिगर। आए समझिए दोस्तों, एक हमारी मीनार है एक भवन है, मीनार के 5 बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है 60 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आया समझिए दोस्तों, कुछ स्टेप नहीं, इजीली हो जाएगा। अब हम इसकी सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो दोस्तों ये भवन हमको आधार ये क्या हो जाएगा, चलो ऐसे कर लेते हैं, ये हो जाएगा ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम किसमें, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में दोस्तों हम इसमें गए ए बी बट्टी बी सी, ए बी बट्टी बी सी, लंब बट्टी आधार क्या होता है tan थीटा, लंब बट्टी आधार क्या tan थीटा, थीटा क्या है दोस्तों यहाँ 60 डिग्री। ए बी 50 बट्टी बी सी कुछ नहीं है वैसे लिख देंगे, और tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है √3। देखो तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, बी सी की वैल्यू यानी ऐसे करते हैं और √3 इंटू बी सी यानी हो जाएगा बी सी
गुणा √3 बराबर क्या है दोस्तों, ये 50 हो गया। और BC की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, हमारी BC बराबर हो जाएगा, ये गुणा में √3 है तो यहाँ क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, 50/√3। दोस्तों इसको मानते हैं समीकरण एक। दोस्तों सबसे पहले हमने आधार यानी उसका जमीन तो निकालनी पड़ेगी ना जिस पर वो खड़ी है, यानी हमने जमीन क्या निकाल दी, BC 50/√3 इतनी है जमीन। दोस्तों हमने जमीन यानी BC हमने निकाल दी कितनी, 50/√3 इतनी निकल गई। अब हमने क्या निकालना है दोस्तों, हाइट निकालनी है। तो हम किस त्रिभुज आएंगे, त्रिभुज DCB में, यानी इसको ऐसे करते हैं, त्रिभुज DCB में, DCB में गए, यहाँ भी हम फॉर्मूला लगाएंगे DC/CB, DC/CB, DC/CB यानी लंब बट्टी आधार क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा क्या है दोस्तों, 30 डिग्री है, 30 डिग्री हो जाएगा। DC की वैल्यू कितनी है दोस्तों, H, और CB या BC, CB या BC कितना निकाला हमने अभी, 50/√3 बराबर tan 30 का मान होता है 1/√3। अब दोस्तों हमने इस पार्ट को हल करना है। अब देखो दोस्तों H ये बट्टा जब हटता है ना दोस्तों क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, और नीचे वाली वैल्यू इंटरचेंज हो जाती है, यानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, यानी 50/√3 क्या हो जाएगा, √3/50, यानी √3/50 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3। अब हमने गुणा करना है। अब देखो दोस्तों H बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/√3 ऐसे लिखेंगे, 1/√3 ऐसे लिखा, ये 50 यहाँ गुणा हो जाएगा, 50 ऊपर आ जाएगा, और √3 बट्टा हो जाएगा, √3 हमारा बट्टा हो जाएगा। अब देखो दोस्तों क्या हो गया, 50 गुणा 1 50 आ गया, √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है, यानी H बराबर इतनी मीटर हो जाएगी हमारी। अब बहुतों को डाउट होगा यार ये √3 इंटू √3 कितना होता है, देखो √3 गुणा √3, 3 कैसे हुआ, देखो दोस्तों ये रूट का मतलब होता है 3 की घात 1/2, ये 2 यहाँ छुपा होता है दोस्तों, 1/2 गुणा ये भी 3 की घात 1/2। ठीक है दोस्तों, यदि आधा सेम होता है ना दोस्तों, यदि आधा सेम हो तो घातें जुड़ जाती है, यानी 3 की घात क्या हो जाएगी, 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, आधे में आधा जोड़ क्या होता है, 1 होता है, 3 की घात 1 3 होता है, तब आया 3। या ऐसे लिख सकते हो दोस्तों इसको, यानी 16 और 16 प्लस 2 50/3 ये हो जाएगा, 16 और 2 50, 50/3 ये भी आंसर हो जाएगा हमारा। अभी कहोगे ये कैसे है, अब देखो दोस्तों यानी 50 में 3 का भाग देंगे, देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3 घटाए 2, अब 3 का भाग 1 में 2 में नहीं जाता है तो 0 उतारेंगे, हो जाएगा 3 6 18 घटा के 2 आए, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 ये हो जाएगा हमारा, 16 सही 2/3। चलिए दोस्तों आज यहीं तक करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताने कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।